नमस्कार। डॉक्टर अनीता सिंह की हिंदी कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जो आपकी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित पाठ है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन या विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारीय लेखन। अभी विभिन्न माध्यमों के अंतर्गत पहला है जनसंचार माध्यम, और जनसंचार के अंतर्गत हमको पढ़ना है प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट के विषय में। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जनसंचार क्या है। शायद आप 11वीं कक्षा में इसको पढ़े होंगे। तो जनसंचार का अर्थ होता है, जनसंचार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, और जनसंचार का सामान्य अर्थ है लोगों के आपस में विचार, सूचना या जानकारी तथा भावनाओं का संकेतों द्वारा आदान प्रदान करना। अर्थात जब हम किसी भावना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाते हैं और यह प्रक्रिया सामूहिक रूप से होती है तो यही जनसंचार कहलाती है। अब जनसंचार के माध्यम क्या क्या हैं? जनसंचार के दो माध्यम हैं, परंपरागत और आधुनिक, और यहाँ पर हम लोग आधुनिक माध्यम की बात करेंगे। परंपरागत मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि क्या क्या माध्यम है। परंपरागत माध्यम है चित्र माध्यम, भित्ति चित्र माध्यम, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, काव्य, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक कला, ये सब परंपरागत माध्यम है। और आधुनिक माध्यम है प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत है रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। रेडियो जो है वो श्रव्य माध्यम है, और टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम है, और इंटरनेट दृश्य श्रव्य अर्थात पढ़ना, सुनना और देखना तीनों हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। अब यहाँ पे इस पाठ में हम बात करेंगे कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जनसंचार माध्यम पे आते हैं। जो विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। चूँकि माध्यम अलग अलग हैं, इसलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के ज़रूरतों का भी ध्यान दिया जाता है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फ़र्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना ज़रूरी है, लेकिन इन माध्यमों के बीच के फ़र्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम मतलब यहाँ पे हम प्रिंट माध्यम की बात कर रहे हैं, श्रव्य माध्यम की, दृश्य माध्यम, प्रिंट माध्यम और टीवी, रेडियो और इंटरनेट। तो जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, उसकी खूबियों और खामियों से परिचित हो। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ खामियाँ हैं। खबर लिखने के समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की ज़रूरत को समझना पड़ता है। सबसे पहले हम आते हैं जनसंचार माध्यम की जो खूबियां हो और खामियां हैं उसके तरफ। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से आपको रोज़ कम या ज़्यादा, यानी आप उससे परिचित हैं। जनसंचार के सभी माध्यम से चाहे ज़्यादा या चाहे कम आप उसका प्रयोग हमेशा करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इन सभी माध्यमों में से सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप थोड़ा सोच में पड़ जाएं। उत्तर चाहे जो है, इतना तो तय है कि इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है। संभव है आपको टीवी ज़्यादा पसंद हो और आपके दोस्त को रेडियो। आपका दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत से या कुछ और काम करते हुए सुनता हो। इसी तरह आपके किसी और साथी को पढ़ना बहुत पसंद हो। तो सबकी अलग अलग पसंद होती है। जाहिर है सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है या कोई एक दूसरे से कमतर है।
सबकी अपनी कुछ खूबियाँ और खामियाँ हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के एक साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता है। इसी तरह रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त होते हैं उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं है। उधर इंटरनेट और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाइए और सूचनाओं के अथाह संसार में पहुंच जाइए। जिस भी विषय पर आप जानना चाहें इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। ये सभी माध्यम, चाहे वो प्रिंट माध्यम हो, टीवी हो, रेडियो हो, इंटरनेट हो, अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ है और इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। अब हम बात करते हैं प्रिंट माध्यम। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। यानी प्रिंटिंग का काम, मुद्रण छपाई का काम सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत है मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापा खाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसा की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीकी में काफ़ी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं क्या क्या हैं। यहाँ से प्रश्न आता है कि मुद्रित माध्यम की क्या विशेषता है। तो मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। उसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा या जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हैं। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, बर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यम की तीसरी विशेषता यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम से आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता हासिल की हो। अब हम बात करते हैं रेडियो की। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रेडियो जनसंचार माध्यम का कैसा साधन है। तो यहाँ आपका आंसर होगा कि रेडियो श्रव्य माध्यम है या रेडियो जनसंचार माध्यम का श्रव्य साधन है और इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब की वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं।
अगर किसी समाचार, लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वह अखबार की तरह रेडियो के समाचार को कभी भी और कहीं भी नहीं सुन सकता। उसे समाचार के प्रसारण समय का इंतज़ार करना होता है और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना पड़ता है। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता है और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश के अर्थ ढूंढने लगेगा तो उसका समाचार आगे निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं जनसंचार के अगले माध्यम या अगले साधन का, जो है टेलीविज़न। जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं तो यह साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख लिखते समय इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बनाई जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। अब जो टीवी पर खबरें लिखी जाती हैं, टीवी के लिए जो खबरें बनाई जाती हैं, उसके विभिन्न चरण होते हैं। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है। यानी सबसे पहला काम क्या है, चाहे टीवी हो या रेडियो हो या समाचार पत्र हो, लोगों को सूचना देना। तो टीवी पर भी हम यही काम करते हैं, सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास तक पहुंचती हैं। ये चरण क्या है, ये चरणों की हम बात करेंगे और यहाँ से अलग अलग भी प्रश्न आता है। जैसे ये चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फ़ोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। और यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन आता है कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, ड्राई एंकर क्या है, फ़ोन इन क्या है, एंकर विजुअल क्या है, एंकर बाइट क्या है, लाइव क्या है, एंकर पैकेज क्या है। जी, टीवी पे जो खबरें दी जाती हैं ये उनके चरण हैं। पहला चरण होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है दर्शकों को। दूसरा है ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता रहता है। तीसरा है फ़ोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है वह दर्शकों को बताता है। चौथा है एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य का विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं, यानी घटना के साथ दृश्य भी दिखाया जाता है। एंकर बाइट। बाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। छठवां है लाइव। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सकें। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। एंकर पैकेज।
पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों के बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके। उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे आशय खुल सकें। अब टेलीविज़न के बाद हम बात करते हैं इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इसे आप कुछ भी कह लीजिए, आप इसे चाहे जो कहें। नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज़ पर छपे हुए अखबार उतने ताज़े नहीं लगते। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देती हूँ कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं यह अश्लील, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी 2 रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन करने, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। टेलीविज़न या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी अखबारी कतरनों की फाइल को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। अब हम इंटरनेट के इतिहास के बारे में जानते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर यदि हम नज़र डालें तो इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए। .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिके रह सके जो मीडिया उद्योग में पहले से टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें है हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज़ प्रमुख है। हिंदी नेट संसार। अब हम हिंदी नेट संसार की बात करते हैं। जब हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबार ने भी विश्वजाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए।
प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट के रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइटें BBC की हैं। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है और इस पे बहुत कुछ काम अभी बाकी है, बहुत कुछ काम हो रहा है। यानी जो ये जितने मैंने समाचार पत्रों के नाम लिए, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आता है कि हिंदी में कौन कौन से समाचार पत्र नेट पे प्रकाशित होते हैं, अंग्रेजी के कौन कौन से समाचार पत्र नेट पे प्रकाशित होते हैं, या हिंदी नेट संसार के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए, या भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है या कब शुरू हुआ। इस तरह के यहाँ से 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यह पार्ट समझ में आ गया होगा, और यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगला पार्ट फिर अगले दिन। धन्यवाद।